अच्छा, ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर है, इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं। अब इसको मैं वैसे ही शुरू का कुछ पार्ट रीड कर रहा हूँ, लेकिन होपफुली ये नहीं आएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट या केमिस्ट जो हैं वो किस तरीके से एक ही साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं और न्यू थ्योरीज जो हैं वो पेश करते हैं। या हर साइंसेस जो है, बेशक वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो, उसमें किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ थ्योरीज आती हैं, लॉज आते हैं, और वो फिर और मुख्तलिफ नेचर के लॉज की बेसिस बनाते हैं। तो ये आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। पहले तो हम बात करते हैं कि साइंस है क्या चीज़। साइंस की डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या है, वो ये है कि ये एक सिस्टमाइज नॉलेज है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की मदद से क्या करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी नेचर जो है वो किस तरीके से काम कर रही है या वो किस तरीके से ऑपरेट हो रही है। सही है, तो ये आपकी साइंस की रेड कलर में डेफिनेशन होगी। अब हम आगे चलते हैं कि वो कौन सा साइंटिफिक मेथड है या वो क्या बायोलॉजिकल मेथड है जिसको यूज करते हुए हम मुख्तलिफ थ्योरीज, लॉज या प्रिंसिपल या साइंटिस्ट बनाते हैं। अब उनको बायोलॉजिकल मेथड को यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं। साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है? साइंटिफिक मेथड बेसिकली वो मेथड है जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ साइंस की जो है उसे प्रूव करने किसी भी तरीके से बैठ जाएं। उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं कि आप पहले तो देखते हैं कि क्या ये चीज़ ऐसी है भी जिसको हम नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, या ये जस्ट एक ख्याल था जो कहीं से आ गया। फिर उसको साइंस से रिलेट करने के बाद प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। कि जैसे हम लोगों ने पहले कोरोना का केस डिस्कस किया था जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे कि अब एक प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग इश्यूज थे, एक बीमारी फैल रही थी, तो उसको फिर ऑब्जर्व किया जा रहा था कि उसके फैलने का ट्रेंड किस तरह का है, किन लोगों में वो पाई जाती है। वो आई जिन लोगों में वो बीमारी डायग्नोज हुई थी इनिशियली, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ताकि हम जान सकें कि ये कहाँ से इंसानों में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, तो फिर उसकी पूरी एक हमने स्टडी की थी या मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस मेथड को सीखने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अब वैक्सीन वगैरह बन रही है या उसका इलाज ढूंढा जा रहा है इस कोरोना बीमारी का, तो उसके लिए भी जो है प्रॉपर के साइंटिस्ट कह रहे थे कि 6 महीने लगेंगे या कम अज कम भी 1.5 साल लगेगा कि आम आदमी की पहुंच तक ये जो है वो पहुंच तक ये आ जाए। अब उसमें 1.5 साल क्यों लगेगा कि पहले तो वो वैक्सीन बनेगी, फिर उसके कंट्रोल्ड ट्रायल्स होंगे मुख्तलिफ जानवरों के ऊपर या इंसानों के ऊपर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ट्रायल्स होंगे, फिर उसको क्लिनिकल ट्रायल पे लाया जाएगा, फिर क्लिनिकल ट्रायल से फिर उसमें जो रिपोर्ट, जैसे अभी रशिया की जो वैक्सीन है या चाइना की, नहीं रशिया की जो है उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनमें मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं कि वो इस जरासीम को तो उनकी वैक्सीन शायद मार रही है, लेकिन उन पेशेंट्स में कोई और साइड इफेक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, तो अब उसको टैकल किया जा रहा है, फिर वो नए सिरे से सारी वर्किंग होगी। यही प्रोसेस सारा रिपीट किया जाएगा और फिर उसके ऊपर दोबारा वर्किंग होगी। इसी तरह अमेरिका ने भी कुछ 2-4 वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई हैं, उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। ठीक है, खैर ये बात लंबी हो रही है, तो हम वापस आते हैं इसके ऊपर कि ये एक प्रॉपर मेथड है जिसके जरिए रिसर्च की जाती है, जिसको हम साइंटिफिक मेथड को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे, और इसके प्रॉपर कुछ स्टेप्स होंगे। बायोलॉजिकल मेथड ने किस तरीके से आपकी जो साइंसेज है उसमें इंपॉर्टेंस प्ले की है, वो आपके इससे नीचे वाली जगह पर सारे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, कि बायोलॉजिकल मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है या उसने साइंटिफिक रिसर्च में किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक आप इस तरह करके हेडिंग डाल सकते हैं या क्वेश्चन भी पॉसिबल हो सकता है, वो आप खुद बनाएंगे। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस को रीड करता हूँ और फिर जो है वो हम इसकी तरफ आएंगे कि ये साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड है क्या। सही है, तो बायोलॉजिकल मेथड के बारे में कहा जा रहा है कि इसने साइंटिफिक रिसर्च में 500 साल से ज़्यादा अरसे से जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। गलीलियो ने एक्सपेरिमेंट 1590s में किए थे।
और 15 अभी क्या चल रहा है 2020 चल रहा है, तो तकरीबन 500-700 साल इसको भी हो गए कि उस वक्त भी यही मेथड यूज किया जाता था, ताकि हम चेक करें कि हम जो चीज़ नेचर के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई साइंस की कोई थ्योरी पेश की जा रही है उसमें कितनी सदाकत है या वो कितनी सच्ची है। ठीक है, अब उसके लिए ना इसमें मैं आगे जाके भी ये वर्ड यूज करूंगा, एक फ्रेज है ये यूज करूंगा, और यहाँ पर भी आपको बताऊंगा कि इसमें जो सबसे जो क्रूशियल स्टेप होता है या ये कहने कि एक बड़ा अहम स्टेप होता है टेस्ट ऑफ टाइम, कि जब कोई थ्योरी कोई साइंटिस्ट देता है तो वो टेस्ट ऑफ टाइम पास करती है। टेस्ट ऑफ टाइम से क्या मुराद है कि उसके उस जमाने में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उसके ऊपर बहस करते हैं, वो प्रॉपर जैसे जलसे जुलूस होते हैं उस तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़े सोबर अंदाज में सेमिनार्स होते हैं, सिंपोजियम होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी जो थ्योरी उन्हें लगता है कि ऐसे ये फिनोमेना हुआ कि बर्फ जो थी वो इतने टेम्परेचर पे मेल्ट की, तो इसको साबित करते हैं या इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उनके सामने आप जैसे या मेरे जैसे सादे बच्चे नहीं होते, वो प्रॉपर साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज के ऊपर प्रॉपर वर्किंग की होती है और उम्रें लगाई होती हैं, और फिर वो क्वेश्चन अगर कोई अराइज कर दे तो उसका जवाब देना उस प्रेजेंटर के लिए जरूरी होता है, और अगर उनके सवालों के जवाब ना मिल रहे हों तो दोबारा नए सिरे से उस चीज के ऊपर वर्किंग की जाती है। उसके ऊपर वर्किंग फिर उसके बाद कोई और साइंटिस्ट भी कर सकता है, और वो साइंटिस्ट भी जो पहले ही उस पर काफी रिसर्च कर चुका होता है वो फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो साइंटिफिक मेथड है या बायोलॉजिकल मेथड है इसने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। मेडिसिन में एक से बढ़ के एक थ्योरीज आए, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, और इसकी वजह से आपका जो डाटा है इसको जो पब्लिक यूज में डाटा आता है, यानी फर्ज करें मैं किसी चीज़ में रिसर्च करना चाह रहा हूँ या कोई न्यूज़पेपर किसी बीमारी के बारे में या किसी भी साइंटिफिक नॉलेज के बारे में खबर फैलाना चाह रहा है या उसको पब्लिश करना चाह रहा है, तो वो सोर्स क्या होगा उसका, उसका सोर्स जो है वो किसी साइंटिस्ट का वर्क ही होगा, और उस साइंटिस्ट का जो वर्क है वो कब यूज होगा, कब कोट होगा, जब उसको प्रॉपर जो है बायोलॉजिकल मेथड से गुजर के थ्योरी या लॉ बन गया होगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर जो है उसकी क्वालिटी जो पब्लिक यूज में डाटा आ रहा होता है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो रही होती है। फिर आगे चलते हैं, ये येलो कलर का बॉक्स है, बॉक्सेस के क्वेश्चन आप में मेंशन है बाकायदा नहीं आएंगे, लेकिन हम वैसे रीड कर लेते हैं। मैन हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, ही हैड टू बी इन ऑर्डर टू लिव। अच्छा, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, या लगता है ऐसे ही होगा कि इसमें गलत बयानी नहीं लगी। वो कह रहे हैं कि मैन जो है, इंसान जो है वो हमेशा बायोलॉजिस्ट ही रहा, क्योंकि जाहिर है कि जब वो सरवाइव कर रहा था, जिंदा रह रहा था, तो उसे कोई बीमारियां हुई होंगी, उसके कोई इश्यूज हुए होंगे, और वो वैसे भी नेचर पे जब वो खुराक ढूंढने गया होगा या जब वो खाने की चीजें तलाश कर रहा होगा, तो वो एक तरह की रिसर्च या वो बायोलॉजी को ही जो है वो स्टडी कर रहा था। इसी तरह उसकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे थे, या हमें पता है कि जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो जो अर्ली इंसान थे वो हंटर्स थे, वो मुख्तलिफ जानवरों को हंट करते थे और उनको जो है वो खाने के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसी तरह वो मुख्तलिफ फ्रूट, सीड और रूट्स को इकट्ठा करके उसको खाने के लिए, खुराक के लिए इस्तेमाल करते थे। अब वो किस जानवर को किस तरीके से टैकल करेंगे, तो उसके लिए उनको एक नॉलेज चाहिए जो कि साइंटिफिक नॉलेज ही होती है, बायोलॉजी ही होती है। अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि कि इंसान जो है वो इतना बड़ा एंड्योरेंस एथलीट है कि अक्सर जानवरों को ये शिकार कैसे करता था कि अफ्रीका वगैरह में अब भी कुछ कबाइल ऐसे हैं कि वो अगर उन्हें फर्ज करें हिरन का शिकार करना है, और हमें पता है कि हिरन बहुत ही तेज भागता है, तो वो क्या करते हैं कि वो उस हिरन का या वो उस जानवर का जिसका उन्होंने शिकार करना है उसको ट्रेस कर लेते हैं कि वो फलानी जगह खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये नहीं करते कि जाके झाड़ियों में छुप के हंट कर दिया, बल्कि जब वो उनके उसके करीब जाते हैं तो वो ज़ाहिर है अलर्ट हो जाता है और भागता है। जब वो भागता है तो इंसान साहब भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, तो ये भी उसके पीछे भागता है, और वो तेज़ भागता है लेकिन ये उसका पीछा नहीं छोड़ता, इसके पीछे जाता रहता है, जाता रहता है। एक वक्त आता है कि वो जानवर थक हार के बैठ जाता है और फिर पीछे से जाके जो है ये उसका कला कमा कर देता है या उसको हंट कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से भी कुछ ट्राइब जो है वो हंटिंग कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर जो है वो चीज़ें मिलती भी हैं कि एविडेंस मिलते हैं कि इस तरीके से हंटिंग होती थी। तो वो जाहिर है कि उस स्पीड से नहीं भाग सकते, लेकिन हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने, अब पसीना आना, पसीना क्यों आता है भला,
नहीं, मकसद क्या होता है, ठीक कह रही है, गर्मी लगती है, पसीना आता है, हमारी बॉडी को पसीना क्यों, गर्मी से और गर्मी लगाने के लिए। फिर आप लोग ना पढ़ेंगे आगे जाके फिजिक्स में, एवोपोरेशन जो होती है ना वो क्या करती है कि फर्स्ट करें ये टेबल के ऊपर एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, ये रेत मिट्टी नहीं है, एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, गर्मी है, तो पानी क्या करेगा कि इसकी गर्मी को पानी के मॉलिक्यूल अपने अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर वो हवा में उड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई, उनके इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, एटम वो हवा में उड़ेंगे, जब वो हवा में उड़ेंगे तो वो अपने साथ इस एनर्जी को भी ले जाएंगे। यानी जब भी आप देखेंगे, अगर आपके घर पोछा भी कभी फिरे और फिनाइल से खासतौर पे जब फिरे या डेटॉल से फिरे, तो आप नोट करेंगे कि आपका घर या कमरा ठंडा सा हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि एवापोरेशन जब भी होती है वो कूलिंग का प्रोसेस होता है कि वो जगह को ठंडा कर देती है। तो जो आपका पसीना आ रहा है वो क्या करता है कि वो आपके बॉडी की हीट को अपने अंदर जज्ब करता है और इस तरीके से आपको कूल करने की कोशिश करता है, आपको ठंडा करने के लिए पसीना आता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो फिनोमेना इंसानों के अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि वो उसको सरवाइव करने के लिए, अल्टीमेट सर्वाइवर जो है वो इंसान ही है, जिससे हमें पता अशरफुल मखलूकात बनाया गया। वो यही वजह है कि शायद जो बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, इवन आप घोड़े की बात करते हैं तो घोड़ा इतना तगड़ा जानवर होता है, लेकिन उन्हें उसे एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म ने, या अल्लाह ताला ने उसे इंसान के ताबे बनाया, तो वो छोटा बच्चा भी उसे ले लेके फिर रहा होता है और वो उसे कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका बायोलॉजिकल मेथड से हम बहुत जगह और पहुंच गए, लेकिन वापस आते हैं कि जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें बायोलॉजिकल मेथड ही यूज होता है, या इसको साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है एमन हुसैन, एमन जी ठीक है। आप लोगों को ठीक है, समझाइए। तो ये इम्पोर्टेंस का एक पैराग्राफ था। एमन आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है।